एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन के अंतर्गत हमने मुख्य रूप से 4 चीज़ें पढ़ी। एक पढ़ा एक्सक्रीशन क्या है और क्यों आवश्यक है। दूसरा पढ़ा रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में। एनिमल किंगडम में किस फाइलम में कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ये पढ़े। तीसरा टॉपिक पढ़ा ह्यूमन एक्सक्रीशन फिजियोलॉजी। मनुष्य में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, किडनी का स्ट्रक्चर और उसकी क्रियाविधि किस तरह से एक्सक्रीशन होता है। और चौथा पार्ट हमने क्या पढ़ा था, रेस्पिरेटरी डिसीज। कौन कौन सी डिसीज जो किडनी के ठीक प्रकार से काम न करने के कारण होती हैं, तो उन डिसीज़ को भी हमने डिस्कस किया था। तो ये तो 4 मेन पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया, ठीक है। इसके बाद आपका जो लास्ट पार्ट बचता है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, कि हर टॉपिक से एक कुछ क्वेश्चन है जो उनकी लोकेशन फिक्स है और निश्चित जगह पे ही बार बार आते हैं, ठीक है। तो पहला तो ये है कि एनिमल किंगडम में किस फाइलम में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, उसकी लिस्ट आपको याद करनी है, ठीक है। दूसरा एक्सक्रीशन फिजियोलॉजी में रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं। अब जनरली सिंपल क्वेश्चन नहीं आते। अब रेस्पिरेटरी फ्लूइड्स कौन से हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है, रेस्पिरेटरी फ्लूइड में हाई थ्रेशोल्ड, लो थ्रेशोल्ड, या जो पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी फ्लूइड एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, उन फ्लूइड्स का एक डायग्राम होगा। प्रोटीन, शुगर, ये पूरे पूरे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो उनका एक लिस्ट आपको याद करना है। और चौथा रेस्पिरेटरी डिजीज़ पर क्वेश्चन आते हैं, इनको आपको एक बार रिवाइज करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना। जितने क्वेश्चन आपके ना सॉल्व हों उनको आप टिक कर लीजिए और उसको डिस्कस कर लीजिए, है ना। इसी तरह से हम आपको फिजियोलॉजी में डाइजेशन फिजियोलॉजी में क्या है, 4 स्टेप में वहाँ भी मतलब 4 लोकेशन है जहाँ पर आपको स्रावित होने वाले फ्लूइड और उन फ्लूइड का क्या काम है, वहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, उन पर डिस्कस करना है, ठीक है। जैसे डाइजेस्टिव फ्लूइड में सबसे पहला बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी में क्या है, सलाइवा, ठीक है। बक्कल कैविटी में सलाइवा और सलाइवा का डाइजेशन में क्या है, ठीक है। डाइजेशन में जो डाइजेस्टिव फ्लूइड काम कर रहे हैं उनमें दूसरे क्या हैं, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। दूसरा टॉपिक आपको गैस्ट्रिक जूस पर पढ़ना है। तीसरा, अब जैसे स्टमक से फूड जाएगा इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले भाग में, तो ड्यूडेनम में ड्यूडेनल हार्मोन्स हैं, ठीक है। ठीक। और ड्यूडेनम में हार्मोन्स की सहायता से एंजाइम्स का सिक्रेशन किया जाता है और लीवर से बाइल जूस का सिक्रेशन कराया जाता है। तो लीवर से स्रावित होने वाला जूस क्या है, बाइल जूस, और जो एंजाइम्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं वो क्या है, पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस पे क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद ड्यूडेनम से फूड जाता है इलियम में, और इलियम में इंटेस्टाइनल
जूस, या इसी बोलते हैं सकस इंटेरिकस, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस या सकस इंटेरिकस, इसमें पाए जाने वाले एंजाइम्स और उनका काम, ये आपको याद रखना है ना। तो ये हमने वो टॉपिक डाइजेशन के उठाए हैं जहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं और इनको आपको खास तौर से ध्यान देना है, ठीक है। फिर डाइजेशन में दूसरे क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं फूड के ब्रेकडाउन के स्टेप पर। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और लिपिड, सबके ब्रेकडाउन का एक स्टेप वाइज चार्ट पूछा जाता है, कहाँ पर कौन से चीज़ें ब्रेकडाउन हो रही हैं। तो सबसे पहले हम बक्कल कैविटी, यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम में बक्कल कैविटी को डिस्कस करते हैं। बक्कल कैविटी में आपने पढ़ा होगा, बक्कल कैविटी की अपर वाल पैलेट है और नीचे की ओर टंग है, आगे टीथ हैं और पीछे फूड अंदर न जाने पाए या फूड के छोटे गोले ही अंदर जाए, बोलस बोलते हैं छोटे गोलों को, वो बोलस छोटे होकर भी अंदर जाए, उसके लिए कंट्रोल करने के लिए यूला है, ठीक है। तो इस तरह से बक्कल कैविटी बंद है और इसमें टंग क्या करती है, यहाँ पर एक ग्लैंड है, ये सबलिंगुअल पैरोटिड इंफ्राऑर्बिटल, ये जो सैलिवरी डक्ट हैं वो सैलिवरी ग्लैंड से जुड़ी हैं। तो सलाइवा का सिक्रीशन इन सैलिवरी ग्लैंड से होता रहता है। इन ग्लैंड से आया हुआ सलाइवा माउथ की बक्कल कैविटी में जाएगा और टंग का काम क्या है, सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करना, फूड के टेस्ट को चेक करना और साथ ही साथ फूड में जो भोजन आया तो चबाने के बाद दांतों को साफ करना, ठीक है। टंग के क्या काम है, भोजन में सलाइवा को मिक्स करना। सलाइवा में लाइसोजाइम होता है, भोजन में बसे बैक्टीरिया को नष्ट करना, ठीक है ना। सलाइवा में टाइलिन एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है। और क्या है सलाइवा में, सलाइवा का पीएच हल्का अम्लीय होता है जो इन्फेक्शन को ख़त्म करके फूड को सुरक्षित बनाता है। टीथ लगातार भोजन को छोटे छोटे पीस में काटता है और सलाइवा उसको जब मिक्स करती है म्यूसिन के साथ, म्यूकस के साथ, तो उसके कारण सलाइवा की छोटी छोटी सलाइवा और फूड की छोटी छोटी गोलियाँ बन जाती हैं। उन गोलियों को बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस। और बोलस एक को हम लोग निगलते हैं, बाकी चीज़ों को हम नहीं निगलते। जो बड़े फूड पार्टिकल उनको छोटा कर लेते हैं तभी निगलते हैं। तो सलाइवा का काम आपको समझ में आ गया कि लगातार जो भी भोजन आ रहा है उस भोजन में को म्यूकस के साथ मिला करके लसलसा बनाना, निगलने लायक बनाना, भोजन के संक्रमण को खत्म करना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करना। और टेस्ट बड होती हैं यहाँ पर, तो टेस्ट बड की सहायता से टेस्ट को चेक करना, ठीक है। कुछ टेस्ट बड गुच्छे के रूप में होती हैं, वो कहलाती है फंगीफार, जो ऐसी बिखरी होती हैं छोटी छोटी, वो कहलाती है फिलीफार टेस्ट बड। और ये कहलाती है फोलिएट टेस्ट बड, लीफ लाइक होती हैं। और पीछे की ओर सरकम पैलेट पैपिला होते हैं, मतलब ये पैपिला में ही टेस्ट बड होते हैं। पैपिला कौन कौन से बताया हमने, फिलीफार, फंगीफार, फोलिएट और सरकम पैलेट। फोलिएट पैपिला ह्यूमन में नहीं होते, रेबिट में होते हैं और बाकी ह्यूमन में पाए जाते हैं। इन पैपिला में टेस्ट बड होती हैं, टेस्ट डिटेक्ट करके भोजन को फिर आगे प्रोसेस में
खाना है या उनको बाहर निकालना है, ये तय करते हैं। ठीक है। अब टंग का और क्या काम है? स्पीकिंग में, बोलने में सहायता करती है, दांतों को साफ करने में सहायता करती है टंग। ठीक है। इसके अलावा डॉग, कुत्तों में देखा होगा आपने, एक प्रोसेस होती है पैटिंग। पैटिंग का जीभ बाहर निकाल के और जो उस म्यूकस की सहायता से जो अंदर ब्लड है उसको ठंडा करते हैं। हवा खींचते हैं अंदर और उस हवा को ठंडा करते हैं। तो बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए टंग हेल्प करती है। ठीक है ना। तो टंग के फंक्शन हो गए। सलाइवा के फंक्शन भी आपको समझ में आ गया। क्या क्या बताया सलाइवा का फंक्शन? फूड में जो बैक्टीरिया है उसके इन्फेक्शन लाइसोजाइम की सहायता से नष्ट करना। फूड में टाइलिन को स्टार्च में, माल्टोज को स्टार्च, पॉलीसेकेराइड क्या है? माल्टोज, स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है टाइलिन की सहायता से। और पीएच जो है वो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को खत्म करने के साथ साथ भोजन को संक्रमण रहित और सॉफ्ट और मुलायम रसला सा बनाता है। अब ये भोजन आपका बहुत से कहाँ आ गया? फेरिंग्स में। ठीक है। और फेरिंग्स में कोई डाइजेशन नहीं हो रहा। फेरिंग्स से इसोफेगस में फूड रहेगा। फेरिंग्स में क्या हो रहा है? फूड पहुंच करके आगे यहाँ पर एक है एपिग्लॉटिस, ये ढक्कन भी बंद हो जाता है जिससे ट्रैकिया की ओपनिंग बंद हो जाती है, इसको बोलते हैं ग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को बंद करके ट्रैकिया में या सांस नली में भोजन को जाने से रोकता है। उसके बाद भोजन आगे गलट में जाता है। गलट की ओपनिंग है ईसोफेगस की और ये है ईसोफेगस। ईसोफेगस से होते हुए फूड स्टमक में पहुंच जाता है। ठीक। स्टमक में जैसे फूड पहुंचता है आपको गैस्ट्रिक जूस का नाम हमें पड़ता है। गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन शुरू होता है। जैसे फूड पहुंचा तो फूड क्या करेगा? स्टमक की वाल को जैसे ही टच करेगा, एक सेल्स होती हैं आर्जेंटाफिन सेल्स, फूड जैसे ही स्टमक की वाल में पहुंचा, यहाँ पर स्टमक की वाल को टच करता है तो आर्जेंटाफिन सेल्स होती हैं, वो सक्रिय हो जाती हैं और वो क्या करती हैं? गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रेट करती हैं। गैस्ट्रिन हार्मोन ब्लड के साथ पूरे स्टमक की वॉल में फैल जाता है और वॉल में फैल करके गैस्ट्रिक जूस रहता है। क्या कहता है? गैस्ट्रिन हार्मोन गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट कराता है। ठीक है सर। डिओड्रेनेंट तो अमाशय के बाद होती है ना सर? हम बात कर रहे हैं कहाँ पर? स्टमक में होना चाहिए सर ना। स्टमक में अर्जेंटाफिन सेल होनी चाहिए। अर्जेंटाफिन सेल्स स्टमक के बारे में है ना। तो सर आपने ऊपर डिओड्रेनेंट हार्मोन नहीं, ये टॉपिक अलग है, ये है गैस्ट्रिक जूस। ठीक है। यस। तो आप वो एक अलग से हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से फ्लूइड हैं। ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन के बारे में पढ़ रहे थे। वो जो है स्टमक की वाल में पहुंचा जहाँ पर अर्जेंटाफिन सेल्स है, उन्होंने गैस्ट्रिक हार्मोन सिक्रेट किया और उसमें गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट कराया जाता है इस हार्मोन की सहायता से। तो होता क्या है? स्टमक की वाल में अंदर ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल्स, ठीक, दूसरी सेल्स होती हैं चीफ, पैनिथ, सेंट्रल या जाइनेटिक सेल। एक ही सेल के चार नाम है, ऑब्जेक्टिव में अलग अलग नाम से पूछ सकते हैं। मार्शल सेल भी कहते हैं। मार्शल सेल, हाँ बिल्कुल कहते हैं। और तीसरी सेल्स होती हैं गोबलेट सेल्स।
चीफ पेनिस सेंटर का जैन हो गया सेल्स ऑक्जेंटिक अपैरेटल सेल्स और जो ऑक्जेंटिक अपैरेटल सेल्स HCl सीक्रेट कराएंगे और जामुलन सेल्स क्या करेंगी एंजाइम्स एंजाइम्स हेल्प करेंगी और गोबलेट सेल्स म्यूकस म्यूकस हेल्प करेंगे। अब देखिए होगा क्या ये एंजाइम वास्तव में प्रो एंजाइम होते हैं यानी निष्क्रिय फॉर्म में रिलीज होते हैं। ठीक है कौन कौन से एंजाइम निष्क्रिय फॉर्म में रिलीज होते हैं आपने पढ़ा होगा। पहला तो एंजाइम है जो मिल्क के सिक्रीशन में मिल्क के डाइजेशन में सहायता करता है रेनिन है ना। तो रेनिनोजन कहलाता है क्या कहलाता है रेनिनोजन। पेप्सिन क्या कहलाता है पेप्सिनोजन। ये सब नेगेटिव फॉर्म है। फिर तीसरा कौन सा है लाइपेज। ठीक है कौन सा लाइपेज गैस्ट्रिक लाइपेज और एमाइलेज क्या बोलेंगे गैस्ट्रिक एमाइलेज। रेनोलेंजन और आगे चेंज होता है HCl की सहायता से और पेप्सिनोजन चेंज होगा ये एक्टिवेट करता है इसको। अब पेप्सिन बन गया। रेनिन का काम क्या है मिल्क को कर्ड में चेंज करना यानी मिल्क को फाड़ना। ठीक है दूध को दही में बदलना। ठीक है होता क्या है मिल्क में जो प्रोटीन होता है कैसीन क्या होता है कैसीन को ये कैल्शियम पैरास कैसीन मैग्नीशियम भी कर देता है तो मिल्क कर्ड में चेंज हो जाता है। इसके बाद काम शुरू होता है पेप्सिन का। मतलब मिल्क प्रोटीन जो कैसीन है उसका डाइजेशन पेप्सिन ही करेगा। रेनिन का काम सिर्फ मिल्क को कर्ड फॉर्म में ये चेंज करना है इनसॉल्युबल फॉर्म में बदलना है। ठीक है ये घुलनशील है कैसीन उसको इनसॉल्युबल अघुलनशील कैल्शियम पैराकैल्शियम में बदल देगा। रेनिन पाया जाता है। हाँ बच्चों में रेनिन ज़्यादा मात्रा में स्रावित होता है ताकि मिल्क को कर्ड में चेंज कर दें और उसके बाद प्रोटीन का डाइजेशन पेप्सिन ही करेगा। ठीक है काम दोनों सब जगह प्रोटीन का डाइजेशन पेप्सिन करता है। अब पेप्सिन क्या करता है प्रोटीन को प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में तोड़ देता है। किसमें प्रोटियोजेस PROT प्रोटियोजेस पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है तो जो कैल्शियम पैराकैल्शियमेट है वही प्रोटीन ही है वो भी बाद में पेप्सिन की सहायता से ही छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा। अब उसके बाद प्रोटीन का आगे का जो ब्रेकडाउन होगा वो स्टमक के आगे ड्यूडनम में होगा। ठीक है ना तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे लेकिन यहाँ हम बात कर रहे थे गैस्ट्रिक जूस और उसके फंक्शन की। ठीक है इसके बाद ये क्या है गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज ये हमेशा फैट पर काम करता है और ये क्या करेगा फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा।
फैटी एसिड प्लस, लेकिन लाइपेज यहाँ पर ज़्यादा काम करने में सक्षम नहीं होता, इसलिए क्योंकि अभी फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं है। फैट का इमल्सिफिकेशन वो प्रक्रिया है जिसमें बड़े ड्रॉपलेट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ा जाता है, उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस। इमल्सिफिकेशन होता है बाइल जूस में आए हुए बाइल साल्ट की सहायता से। बाइल जूस स्रावित होता है लीवर से और पहुंचता है ड्यूडेनम में। तो जब ड्यूडेनम में पहुंचेगा तो वहाँ पर पहले इमल्सिफिकेशन होता है, उसके बाद फैट का डाइजेशन तेज़ी से हो पाता है। इसलिए स्टमक में फैट का डाइजेशन ज़्यादा नहीं होता। स्टमक में मुख्य रूप से प्रोटीन का ही डाइजेशन होता है और अल्कोहल का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना। इसीलिए आपने देखा होगा जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं उनका स्टमक अपेक्षाकृत हर्बिवोरस की तुलना में बड़ा होता है, क्योंकि उनकी डाइट में मीट होता है और मीट का मतलब प्रोटीन है, और प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पर होता है? स्टमक में। इसलिए लायन है, टाइगर है, कैट है, डॉग है, जितने भी कार्निवोरस हैं उन सब में क्या होता है? प्रोटीन मुख्य डाइट होती है, और मुख्य डाइट प्रोटीन होने के कारण उनका स्टमक बड़ा होता है, इंटेस्टाइन छोटी होती है। हर्बिवोरस एनिमल्स में इंटेस्टाइन ज़्यादा बड़ी होती है, लंबी होती है, स्टमक अपेक्षाकृत कार्निवोरस की तुलना में छोटा होता है, ठीक है। तीसरा में तो ये तो हो गया रेनिन, पेप्सिनोजन, गैस्ट्रिक लाइपेज। तो रेनिन पेप्सिनोजन दोनों प्रोटीन के डाइजेशन में काम आ रहे हैं, लाइपेज फैट के डाइजेशन में, और गैस्ट्रिक एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। अब कार्बोहाइड्रेट शुरू में पॉलीसेकेराइड के रूप में है, तो उसको ऑलिगोसेकेराइड में तोड़ने का काम कौन करेगा? एमाइलेज, है ना। तो ये क्या करेगा? पॉलीसेकेराइड को ऑलिगोसेकेराइड में तोड़ता है। ऑलिगोसेकेराइड का आगे डाइसेकेराइड में ब्रेकडाउन ड्यूडेनम में होगा, फिर आगे इलियम में होगा, वो प्रोसेस आगे चलेगी। इस तरह से क्या होगा? स्टमक में फूड को गैस्ट्रिक जूस की सहायता से हम डाइजेस्ट करते हैं, और उस फूड को डाइजेस्ट करने के बाद जब वो मिल्की काइम, किसमें? CHY काइम में चेंज होता है। इस काइम होता है ये लिक्विड फॉर्म में, जब ये फूड चेंज होता है तब ड्यूडेनम की ओपनिंग खुलती है और भोजन को आगे स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग ड्यूडेनम में वहाँ भेजा जाता है, ठीक है। जब तक ये काइम में चेंज नहीं होता, भोजन अच्छे से नहीं पिसता, तब तक स्टमक के ये दो ओपनिंग हैं। स्टमक का एक पहला भाग क्या था? कार्डिया, ये था फंडे, ये था पाइलोरिक। कार्डियक भाग की ओपनिंग कहलाती थी कार्डियक ओरिफाइस, और पाइलोरिक भाग की ओपनिंग कहलाती थी पाइलोरिक ओरिफाइस। ये दोनों बंद हो जाती हैं ताकि भोजन को अच्छे से महीन किया जा सके, उसमें अच्छे से गैस्ट्रिक जूस मिक्स किया जा सके। तो जब तक ये गैस्ट्रिक जूस अच्छे से मिक्स नहीं होता, भोजन महीन काइम में चेंज नहीं होता, तब तक पाइलोरिक ओरिफाइस और कार्डियक ओरिफाइस नहीं खुलते, ठीक है ना। इनको बंद कर दिया जाता है। अगर ये खुल जाएगा तो भोजन के अंदर आगे निकल जाएगा या पीछे निकल जाएगा, ठीक है ना। इसलिए बंद कर दिया जाएगा। जब ये यही जैसे पतले काइम में चेंज होता है तो उसको हम ड्यूडेनम में आगे भेजते हैं। ये क्या है? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में जैसे ही भोजन जाता है दूसरी प्रोसेस शुरू हो जाती है। ड्यूडेनम में हार्मोन्स हैं, ये ड्यूडेनल हार्मोन्स सिक्रेट होकर के आगे के डाइजेशन की फिजियोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए जहाँ पे ज़रूरत है उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। ड्यूडेनम से एक हार्मोन जाएगा लीवर में, और कहाँ जाएगा? लीवर में, और लीवर से बाइल जूस प्रॉड्यूस कराएगा।
ड्यूडेनम से एक हार्मोन जाएगा पैनक्रियाज में, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस स्रावित कराएगा। ठीक है, ड्यूडेनम से एक हार्मोन जाएगा इंटेस्टाइन में। ठीक है, इंटेस्टाइन के किस भाग में? इलियम में। इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, इलियम में जाएगा, वहाँ से इंटेस्टाइनल जूस या सकस एंटेरिका स्रावित कराएगा। ठीक है, और यहाँ ड्यूडेनम से कुछ हार्मोन जाएंगे कहाँ पर? स्टमक में, और स्टमक में जा करके गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को रोकने का काम करेगा। भाई गैस्ट्रिक जूस का मतलब एसिडिक फ्लूइड आगे पूरी इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होना है बेसिक मीडियम में, क्षारीय माध्यम में। तो क्षारीय माध्यम में डाइजेशन होना और यहाँ से एसिड सिक्रेट होता रहेगा, तो अनावश्यक प्रेशर बढ़ जाएगा, ज़्यादा बाइल जूस स्रावित करना पड़ेगा, और बाइल जूस की एक निश्चित मात्रा ही स्रावित होती है। लगातार बाइल जूस स्रावित करना भी आसान काम नहीं है, इसलिए एसिडिटी को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा रास्ता है कि हम बाइल जूस का सिक्रेशन यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, सॉरी गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन यहाँ पर रोकते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन रोकने के लिए ड्यूडेनल हार्मोन कहाँ जाएंगे? स्टमक में। इस तरह से ये हार्मोन्स पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। और ये हार्मोन कहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं? ड्यूडेनम में से स्रावित हो रहे हैं, कंट्रोल हो रहे हैं ब्रेन से। ठीक है ना, इसका मतलब डाइजेशन फिजियोलॉजी में बहुत बड़ा नियंत्रण ब्रेन का रहता है। ठीक है ना, सभी तरह के हार्मोन्स के कंट्रोलिंग सेंटर आपके हाइपोथैलेमस में है, वहाँ से जो संवेदनाएं जाती हैं वो संवेदनाएं डाइजेशन की फिजियोलॉजी को तेज करती हैं। ठीक है, अब देखिए इसको मिटा दें। ये चार्ट आपका अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करने वाला एक कंप्यूटर चार्ट है, तो इसको आप और उसके बाद फिर जो है इसी तरह से ड्यूडेनल हार्मोन्स और उनके फंक्शन पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हो गया? ठीक। अब देखिए बताया था ड्यूडेनम से हार्मोन्स स्रावित होते हैं, और वो हार्मोन्स कौन से हार्मोन कहाँ पर जाके काम करते हैं वो भी हम लोग देख लेंगे। पहला हार्मोन है जो गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को रोकने का काम करता है, उसको बोलते हैं एंटीरोगेस्ट्रॉन। आगे स्टमक, स्टमक के पास यहाँ पर क्या है? लीवर है। ठीक, और लीवर में है यहाँ पे ऊपर की ओर गाल ब्लैडर, जिसमें स्टमक कह रहे हैं लीवर से आया हुआ बाइल जूस इकट्ठा होता है। ये लीवर है, ये गाल ब्लैडर है। ठीक, गाल ब्लैडर से ये जूस आगे जाएगा और आगे कॉमन डक्ट से जुड़ जाता है, जिसको बोलते हैं हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। ये डक्ट पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस लाने का काम करेगा। ठीक, तो लीवर है और ये है पैनक्रियाज। ठीक, ये है आपका ड्यूडेनम। आगे आता
जाता है ज्यूजनम, और ये ऊपर स्लिप बना के इलियम ऊपर आ जाता है। ये वाला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। तो पहला हार्मोन कौन सा है? एंटेरोगेस्ट्रॉन। एंटेरोगेस्ट्रॉन जाता है लिवर में और क्या रोकता है? स्टॉप गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को रोक देता है। ठीक, ये हार्मोन कहाँ गया? स्टमक में एक नंबर पहला हार्मोन। ठीक, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन जब रोक दिया तो HCl या अम्लीय जो भोजन है, भोजन तो इधर आ गया, लेकिन अब अम्ल का सिक्रेशन बंद हो जाएगा, जिससे भोजन में जब अम्ल आना बंद हो जाएगा तो आगे जो क्षारीय माध्यम मेंटेन करना उसमें सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद इस भोजन को क्षारीय बनाना है, तो यहाँ से हार्मोन 2 हार्मोन है। ठीक है, हार्मोन नंबर 2 ना होंगे, ये है 3 और ये है और ये 3, 2 हार्मोन यहाँ साबित हो रहे हैं। पहले सेकेंड हार्मोन है हिपैटोक्राइन। हिपैटोक्राइनिन, हिपेटास मतलब होता है लीवर, क्राइनिन मतलब सिक्रेशन को प्रेरित करने वाला। ठीक है, तो क्या करता है? स्टिमुलेट ये क्या जाता कहाँ है? हिपैटोक्राइनिन लीवर में, और लीवर में जा करके क्या करता है? बाइल साल्ट बनाने के लिए स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस जो स्टमक द्वारा स्रावित किया गया द्रव है उसको स्रावन के लिए प्रेरित करता है। ठीक, अभी बाइल जूस हिपैटोक्राइनिन द्वारा स्रावित करा करके और हम स्टोर कर लेते हैं गाल ब्लैडर में। ठीक है, ये बाइल जूस कहाँ इकट्ठा होता है? गाल ब्लैडर में। तो तीसरा हार्मोन जाता है गाल ब्लैडर में, और गाल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्शन के क्रमोन्नति के लिए प्रेरित करता है ताकि वो बाइल जूस नीचे बाइल डक्ट द्वारा जीवन में पहुँचाया जा सके। तो तीसरा हार्मोन कौन सा है? कोलेसिस्टोकाइनिन। ये जाता है यहाँ पर गाल ब्लैडर में, स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस के सिक्रेशन को प्रेरित करता है ताकि बाइल जूस कहाँ जा जाए? नीचे डक्ट, इस डक्ट को बोलते हैं बाइल डक्ट। बाइल डक्ट द्वारा यहाँ से होकर के ड्यूटम में। तो ये 2 हार्मोन स्टमक में जा रहे हैं, सॉरी लीवर में जा रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन मतलब उसमें से एक लीवर में जा रहा है, दूसरा गाल ब्लैडर में जा रहा है। चौथा हार्मोन क्या है? सिक्रेटिन, और पांचवा है पैंक्रियोजाइनिन। दोनों कहाँ जा रहे हैं? पैंक्रियाज में, और पैंक्रियाज से
stimulates secretion of pancreatic juice. पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन हार्मोन नंबर 4 और 5 ये पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन को प्रेरित करते हैं। ठीक है। छठवां हार्मोन एंटेरोगेस्ट्रॉन है, सॉरी एंटेरोकाइनिन है, जो यहाँ से चला जाता है इलियम में। कौन सा? एंटेरोकाइनिन कहा जाता है इलियम में, और इलियम में इंटेस्टाइनल जूस या सकस इंटेरिकस को स्राव के लिए प्रेरित करता है। स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। जिसको सकस इंटेरिकस भी कहते हैं। इस तरह से ये 6 हार्मोन और उनके फंक्शन ये कहाँ पर काम कर रहे हैं वो आपको समझ में आ गया। ठीक है। फोटो नहीं लेना इसमें खींच कर बना देगा। तो सलाइवा हो गया पहला, गैस्ट्रिक जूस हो गया, तीसरा ड्यूडनल हार्मोन हो गया। ठीक है। ड्यूडनल हार्मोन के नियंत्रण में बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस तीनों स्रावित हो रहे हैं। ठीक है। तो बाइल जूस कहाँ स्रावित हो रहा है? लीवर से। लीवर से। कौन से हार्मोन स्रावित करा रहा है? हेपेटोकाइनिन। ठीक है। हेपेटोकाइनिन स्रावन के लिए प्रेरित करता है। अब देखिए ये हो गया आपका बाइल जूस जो लीवर से स्रावित हो रहा है। बाइल जूस में क्या क्या है? बाइल साल्ट, पिगमेंट्स, बाइल साल्ट और कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। बाइल पिगमेंट में 2 हैं। ये बाइल पिगमेंट बनते कैसे हैं? ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के ब्रेकडाउन से। ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, आरबीसी की उम्र कितनी होती है? 120 दिन। उसके बाद डिकम्पोज होकर उसके काम की चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी चीज़ें बाइल पिगमेंट के रूप में रिलीज कर देते हैं। ये विषैले फ्लूइड हैं, इनका नाम है बाइलिरुबिन और बाइलिवर्डिन। बाइलिरुबिन और बिलिवर्डिन ये बाइल पिगमेंट हैं जो हानिकारक हैं। शरीर में लीवर स्रावित कर देता है ड्यूडनम में, ड्यूडनम से ये इंटेस्टाइन में आते हैं और इंटेस्टाइन में इन पिगमेंट्स को अगर हम मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल है, ये मेटाबॉलिज्म के द्वारा इसको हम स्टर्कोबिलिन में चेंज करते हैं, जो स्प्लीटा का येलो कलर बनाता है और जो एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में बाइल पिगमेंट वो यूरोक्रोम पिगमेंट में चेंज होता है। तो यूरोक्रोम पिगमेंट यूरिन का येलो कलर बनाता है। इसका यूरिन। ये दोनों क्या है? बाइल पिगमेंट के ही मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल हैं जो बाइल पिगमेंट के एक विशेष प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित होकर के बनते हैं। स्टर्कोबिलिन और यूरोक्रोम के द्वारा के रूप में ये यूरिन या स्प्लीटा के साथ शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है।
अगर शरीर में ये मेटाबॉलिक प्रोसेस धीमी हो जाए, बाहर ना निकल पाए, तो हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है? जब लीवर में इन्फेक्शन होता है, तो लीवर में जब इन्फेक्शन होगा तो बाइल आरबीसी बहुत ज़्यादा डेड होंगी, इन्फेक्शन में लड़ने के लिए आरबीसी डब्ल्यूबीसी काम करेंगे, तो ज़्यादा मात्रा में बाइल पिगमेंट बनेगा, ठीक है। इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ बाइल पिगमेंट। हेपेटाइटिस में बाइल पिगमेंट का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, और ये बाइल पिगमेंट अगर शरीर में इकट्ठे हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे तो क्या कहलाएगा? जॉइंटिस। बॉडी कलर येलो। एक्यूमुलेट इन बॉडी, अगर शरीर में इकट्ठे हो गया तो क्या करेंगे? जॉइंटिस। क्या बोलते हैं? पीलिया की शिकायत उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ये चूँकि विषैले पदार्थ हैं, कोशिका के अंदर जाएंगे तो सेल के अंदर सेल रिस्पायरेशन की प्रोसेस चल रही है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन चल रहा है, और CO2 H2O प्लस ATP बन रही है। इस प्रोसेस में जो एंजाइम्स हैं उनको निष्क्रिय कर देंगे, तो शरीर में ग्लूकोज का विघटन धीमा हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म धीमी हो जाएगी, एंजाइम्स निष्क्रिय होने लगेंगे, और ऐसी स्थिति में क्या हो, जो जब डाइजेशन की फिजियोलॉजी धीमी हो जाएगी तो शरीर धीरे धीरे वीक हो जाएगा, कमजोर होता चल जाएगा, और लंबे समय में अगर ये स्थिति बनी रहे तो डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो बाइलिरुबिन और बिलिवर्डिन ये दो बाइल पिगमेंट हैं। हर्बीवरस में बाइलिरुबिन ज़्यादा होता है, कार्निवरस में बाइलिरुबिन ज़्यादा होता है। हर्बीवरस में बाइलिरुबिन और कार्निवरस में बाइलिवर्डिन ज़्यादा होता है। बाइलिरुबिन का कलर हल्का सा ग्रीनिश येलो होता है, और बाइलिवर्डिन येलोइश रेड होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया बाइल पिगमेंट के बारे में। ये बाइल पिगमेंट एक उत्सर्जी पदार्थ है जो बाइल जूस के साथ स्रावित किए जाते हैं। बाइल साल्ट, इनका काम क्या होता है? साल्ट का काम है एसिडिटी को कम करना, तो ये क्या करते हैं? मेंटेन बेसिक नेचर इन इंटेस्टाइन, ठीक है ना। इंटेस्टाइन में क्या होते हैं? क्षारीय माध्यम को बनाने का काम करते हैं, ठीक है। इंटेस्टाइन के माध्यम में क्या बनाते हैं? क्षारीय। जब तक मीडियम क्षारीय या बेसिक नहीं होगा तब तक पैनक्रियास चाहे पैनक्रियाटिक जूस जो पैनक्रियास स्रावित करेगी इंटेस्टाइन में आएंगे वो काम ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बस समझा दी। अब बाइल साल्ट में सोडियम ग्लाइकोलेट, और दूसरा है सोडियम टारोकोलेट, ठीक है। ये बाइल साल्ट है जो माध्यम को क्षारीय बनाने में सहायता करते हैं। जब माध्यम क्षारीय हो जाता है तब इंटेस्टाइन के सभी एंजाइम्स सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है। और साथ में एसिडिटी जो बढ़ी हुई थी उसको कम करने में सहायता करते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, ज़्यादा आप चाय पीते हैं तो हम ऊपर से आप लगातार एसिड ले रहे हैं, और चाय भी कौन सी, जो हम लोग चाय पीते हैं वो एसिडिक चाय इसलिए हो जाती है क्योंकि चीनी, चाय की पत्ती, दूध जब आपस में पकाते हैं तो अम्लीय हो जाता है, और अगर हम अलग से चाय की पत्ती पका के दूध में बना लेते हैं, चीनी घोल देते हैं तो एसिडिटी नहीं होती, ठीक है। तो हम जो चाय पी रहे हैं वो एसिडिक चाय पी रहे हैं, और इसीलिए हमें खट्टी डकारें आती हैं, अम्ल बढ़ जाता है, कम हो जाता है। इसका कारण क्या है कि बाइल साल्ट तो अपना काम कर रहा है, लेकिन जब ओवरडोज आप लेने लगते हैं चाय का तो साल्ट का सिक्रेशन अपना एक निश्चित मात्रा में होता है, और आप चाय दिन भर पीते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एसिडिटी को बढ़ाते चला जाता है, फिर बाइल साल्ट काम नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो बाइल साल्ट का फंक्शन हो गया क्लियर। और कोलेस्ट्रॉल जो है क्या करता है?
maintain viscosity of रक्त की श्यानता या रक्त का गाढ़ापन कोलेस्ट्रॉल बनाए रखने का काम करता है। रक्त में एक निश्चित उसकी जो है का डेंसिटी होती है, उसका गाढ़ापन होता है, वो गाढ़ापन बनाए रखना जरूरी है। अगर रक्त पतला हो जाएगा तो भी दिक्कत है, रक्त ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो फ्लो भी धीमा हो जाएगा, है ना, और बहुत पतला हो जाएगा तो फ्लो बहुत तेज हो जाएगा। रक्त का जो ब्लड प्रेशर है वो इसी कोलेस्ट्रॉल द्वारा कंट्रोल होता है। कभी कभी क्या होता है कि ब्लड वेसल्स हैं, कोलेस्ट्रॉल में गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, तो बैड कोलेस्ट्रॉल है ऐसे वॉल्स में दीवार जो है या आर्टरीज की दीवारों में जम जाता है जब, तो बीच की जो ल्यूमेन है उसका सामान्य तौर पर जो ल्यूमेन थी वो बड़ी थी, अब ये ल्यूमेन का जो साइज भी होता है, ठीक है। तो ब्लड जब कम निकल पाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो अगर ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर की शिकायत उत्पन्न हो जाती है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की एक निश्चित मात्रा ब्लड की विस्कोसिटी को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया ठीक है। तो ये हो गया आपका बाइल जूस, और बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं है, आपने देख लिया ना। बाइल जूस में बाइल साल्ट है, पिगमेंट है, कोलेस्ट्रॉल है, कोई भी एंजाइम नहीं है। पाचन क्रिया को सपोर्ट करने के लिए बाइल जूस काम करता है, लेकिन इसमें कोई एंजाइम नहीं है जो डायरेक्ट पाचन क्रिया को करता हो। भोजन के विखंडन में सीधे सीधे कोई योगदान बाइल साल्ट का नहीं है, ठीक है, या ना बाइल पिगमेंट का है, लेकिन एक एनवायरनमेंट जो एंजाइम्स को काम करने के लिए चाहिए, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को, वो बनाने का काम बाइल जूस करता है। फिर पैनक्रियाटिक जूस में प्रोटीन के डाइजेशन के लिए ट्रिप्सिन, ये है ट्रिप्सिन, फैट के डाइजेशन के लिए लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए एमाइलेज, न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन के लिए न्यूक्लिएज, ठीक है। ट्रिप्सिन और काइमो ट्रिप्सिन ये दोनों प्रोटीन के डाइजेशन में काम करते हैं। करते क्या है ये? आपको बताया था प्रोटीन स्टमक में जब डाइजेस्ट हुआ था तो प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में टूट गया था, ठीक है ना। किसमें? प्रोटियोजेज पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड, डाई एंड ऑलिगोपेप्टाइड में चेंज करा देता है कौन? ट्रिप्सिन और काइमोपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड या ऑलिगोपेप्टाइड में तोड़ देगा। लाइपेज का काम अब ज़्यादा शुरू होता है। लाइपेज का काम तो नहीं है, क्या है? फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है, लेकिन अब लाइपेज का काम इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जो बाइल साल्ट था, बाइल साल्ट में फंक्शन नहीं लिखा हमने, ध्यान भूल गई। बाइल साल्ट का काम होता है वसा का एमल्सिफिकेशन करना, ठीक है। बाइल साल्ट माध्यम को बेसिक बनाता है और फैट का एमल्सिफिकेशन करता है, ठीक है। तो एमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम करता है। ये महत्वपूर्ण काम अब फैट का डाइजेशन का यहाँ पर होता है, ठीक है। अच्छा, लाइपेज को अंतर समझ में आ जाए कि लाइपेज तो सब जगह है। पैनक्रियाटिक लाइपेज को हम बोलते हैं, ये है कौन सा लाइपेज है? पैनक्रियाटिक लाइपेज, प्रोटीन स्टीएप्सिन। पैनक्रियाटिक लाइपेज को क्या बोलते हैं? स्टीएप्सिन, ठीक है। एमाइलेज, ये पैनक्रियाटिक एमाइलेज है। कौन सा एमाइलेज है?
पैनकैटिक एमाइलेज को बोलते हैं एमाइलोक्सिन। ठीक, दोनों में अंतर समझ आ गया ना। नाम अंतर कुछ नहीं है, लेकिन नाम इसलिए रख किया गया ताकि ये अंतर क्लियर हो जाए। ये पैनक्रियाज वाला एमाइलेज है और वो स्टमक वाला था। ठीक है, एमाइलेज का काम क्या है आपको ध्यान होगा। कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसेकेराइड को ओलिगोसेकेराइड में तोड़ा गया था स्टमक में। अब ओलिगोसेकेराइड रखिए, ये ओलिगोसेकेराइड को इसमें तोड़ेगा डाइसेकेराइड। जैसे सर ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज तो मोनोसेकेराइड, आपका सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये क्या डाइसेकेराइड। तो ओलिगोसेकेराइड को डाइसेकेराइड में तोड़ देगा एमाइलोक्सिन। और न्यूक्लियेज में दो तरह के होते हैं, एक होता है न्यूक्लियोटाइडेज, जो न्यूक्लियोटाइड को तोड़ता है। न्यूक्लियोटाइड को इसमें तोड़ेगा न्यूक्लियोसाइड प्लस हाँ प्लस फॉस्फेट। और दूसरा है न्यूक्लियोसाइडेज, जो न्यूक्लियोसाइड को शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस पे तोड़ बेस में तोड़ देता है। इस तरह से न्यूक्लिक एसिड शुगर नाइट्रोजन बेस और फास्फेट में तोड़ने का काम कौन करता है? न्यूक्लियेज। ठीक है ना। इस तरह से ये ब्रेकडाउन आपका प्रोसेस में चल रहा है। मुख्य रूप से पहला ब्रेकडाउन हुआ था स्टमक में, दूसरा हुआ ड्यूडेनम में, और अगला जो प्रोसेस होगा वो होगा इलियम में इंटेस्टाइनल जूस के सॉल्यूशन द्वारा। ठीक है, तो डाइजेशन है इलियम आप पढ़ा दें। यस सर। ठीक है, अब तो हमने बताया था कि ये इलियम में कौन सा एंजाइम गया? एंट्रोकाइनिन गया। उसने इंटेस्टाइनल जूस, जिसको हम सकस एंटेरिकस कहते हैं, उसके स्राव को प्रेरित किया। इस सकस एंटेरिकस में बहुत सारे एंजाइम्स हैं, इसको शॉर्ट में हम एस डबल ई एम डबल एल सिंदा, सुक्रेज, रिडक्सिन, वही इंट्रोकाइनिन है जो सकस एंटेरिकस को एक्टिवेट कर रहा है जूस स्रावित करने के लिए, वापस यही एंजाइम के रूप में काम करता है और चला जाता है कहाँ पर? ड्यूडेनम, माल्टेज, लैक्टेज, लाइपेज, एमाइलेज, ठीक है, हो गया। तो देखिए सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज और एमाइलेज, 1 2 3 और 4, ये सब के सब क्या है? एक तरीके के एमाइलेज ही। यहाँ पर एमाइलेज की जगह कर लिए आर्जिनेज। ये सब ये क्या है? एक तरीके के एमाइलेज ही है। एमाइलेज अब स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पर काम कर रहा है। एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहा है, तो हमने बताया था डाइसेकेराइड बन गया जी वहाँ।
ड्यूडनम Yes. इलियम डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में तोड़ना है। तो सुक्रोज क्या है? डाइसेकेराइड है। जी सुक्रोज सुक्रेज क्या करता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ सुक्रोज को किसमें तोड़ता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज फ्रक्टोज। दोनों। माल्टोज क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ देता माल्टोज को ग्लूकोज और है। अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज माल्टोज ग्लूकोज के 2 अणु में तोड़ता है। और लैक्टोज क्या करता है? लैक्टोज में ग्लूकोज और गैलेक्टोज लैक्टोज को जो लैक्टेज ग्लैंड है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ते हैं। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। देखिए फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज 3 चीज़ें हैं। ये सब के सब क्या बन गए? मोनोसेकेराइड। ये बाद में ग्लूकोज में चेंज हो जाएंगे। अंतिम जो मोनोसेकेराइड है वो ग्लूकोज में ही के रूप में ही मिलेगा। एरप्सिन डाई पेप्टाइड को अमीनो एसिड में तोड़ अमीनो एसिड में तोड़ देगा। ठीक है। एंटेरोकाइनेन ये ड्यूडनम में जाकर के डाइजेशन करता है। फिर लाइपेज क्या करेगा? फैट को फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल आर्जिनिन अमीनो एसिड को तोड़ देगा। ठीक है ना। इसके अलावा न्यूक्लिएज भी होते हैं। न्यूक्लिएज में न्यूक्लियोटाइडेज सब होते हैं। तो ये सब मिल करके क्या करेंगे? न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेंगे। ठीक। तो कैसे तोड़ेंगे आपको पता है। इस तरह से जो भी भोजन था प्रोटीन के रूप में वो अमीनो एसिड में टूट गया। जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में था वो ग्लूकोज में चेंज हो गया। जो फैट में था वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज हो गया। फूड अपने एक सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। उस सिंपल फॉर्म को हमारे माइक्रोविलाई जो इंटेस्टाइन में है इन माइक्रोविलाई के द्वारा एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज दिया जाता है। ठीक। ये माइक्रोविलाई में ब्लड वेसल्स हैं। ये ब्लड वेसल्स इस फूड को एब्जॉर्ब करके कहाँ भेज देती हैं? ब्लड में। जो लिम्फ होगा, लिम्फ वेसल्स होंगी वो फैट को एब्जॉर्ब करेंगी, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को। और जो ब्लड वेसल्स हैं वो किसको एब्जॉर्ब करेंगी? ग्लूकोज को, यानी कार्बोहाइड्रेट और इसको प्रोटीन यानी अमीनो एसिड को। ठीक है। तो अमीनो एसिड और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन ब्लड वेसल्स में होगा और फैटी एसिड ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन लिम्फ वेसल्स में या रेक्टल्स में होगा। ये लिम्फ वेसल्स वापस ब्लड वेसल्स में जाके खुल जाएंगी और फूड को वापस ब्लड सप्लाई में डाल देंगी। ठीक है ना। तो ये टॉपिक आपका मेन जो हमारा उद्देश्य था एंजाइम्स को ऑब्जेक्टिव की जरूरतें पूरी करते हुए सॉल्व कराना वो हुआ। ठीक है।